नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज सबसे पहले चीन से तनाव के बीच भारत के नए सैन्य तेवर की पक्की खबर। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक और उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सैनिकों को एलएसी पर यथोचित जवाब देने की पूरी छूट देने का फैसला किया गया। अब तक भारतीय सैनिकों के हाथ एलएसी पर भारत चीन समझौतों की वजह से बंधे हुए थे, लेकिन आज फैसला हो गया है कि चीनियों ने हिमाकत की तो भारतीय सैनिक गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर जिस पर हम विश्लेषण करने वाले हैं वो है चीन के खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कूटनीतिक यात्रा। राजनाथ सिंह कल मॉस्को रवाना होंगे। 24 जून को मॉस्को में रूस के 75वें विक्ट्री परेड में वो शामिल होंगे। इस दौरान कोविड-19 पर भारत और रूस के साथ ही साथ चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होनी है। लेकिन रूस में मौजूद राजनाथ सिंह वहां चीन के प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं करेंगे। खबरदार में हम आपको आज ये भी बताने वाले हैं कि 15 जून की रात गलवान में क्या हुआ था। हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको चीनियों पर भारत के जाबाजों के पलटवार का पल पल का ब्यौरा देगी। लेकिन चीन से भारत के संकट के बीच सियासत का कंटक भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट है, सुरेंद्र मोदी। आज एक चिंताजनक खबर भी सामने आई है। 4 से 5 आतंकवादियों के दिल्ली की ओर आने का खुफिया अलर्ट मिला है। अलर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर से चले आतंकी दिल्ली में घुसने की फिराक में हैं, जिसके बाद दिल्ली के गेस्ट हाउस, होटल और बस, रेलवे स्टेशन अलर्ट पर हैं। कश्मीर वाहन के नंबर के जितने भी वाहन हैं उनकी सघन तलाशी हो रही है। इसके अलावा आज का एक खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो है योग दिवस का। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया है योग। ये तमाम खबरें आप तक विस्तार से हम पहुंचाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एलएसी पर चीन ने संकट खड़ा किया है, लेकिन भारत भी जवाब देने को तैयार है। भारत ने चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट मिल गई है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई इस बैठक में तीनों सेनाओं से कह दिया गया है कि चीन के साथ सख्ती से निपटा जाए और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। वहीं ग्राउंड जीरो पर जैसे हालात हों, सेना उसके मुताबिक कदम उठाने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन चुकी है। बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया शामिल हुए। सोमवार की झड़प में 20 जवानों की शहादत के बाद यह बैठक उस समय हुई जब यह सवाल बना हुआ है कि नियंत्रण रेखा पर चीन की हिमाकत का सरकार अब किस तरह जवाब देने वाली है। क्या चीन को वहां तक पीछे ढकेलने के लिए सेना बड़ी कार्रवाई करने वाली है जहां वो 5 मई से पहले खड़ी थी? इस पर कुछ बातें एकदम साफ तौर पर सामने आई है। सरकार के सूत्रों की माने तो 2 बातें सेना को लेकर साफ कर दी गई हैं। एक तो ये कि उसे चीन के साथ लगने वाली 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद पर निपटने की खुली छूट दी गई है, और दूसरा ये कि चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के आला अधिकारियों से कहा है कि वो जमीन, आसमान और समंदर में चीन के साथ लगने वाली सीमा पर कड़ी निगरानी रखें। चीनी सेना कोई हिमाकत करे तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। यही नहीं, जैसा पीएम मोदी ने ऐलान किया है और उसे इस बैठक में दोहराया गया कि ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।
पूर्वी लद्दाख के गलवान इलाके में चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। चीनी सेना के साथ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को बदल दिया गया है। अब अगर चीनी सेना भारत से लगने वाली सरहद में घुसपैठ की कोशिश करती है तो उसे धक्का मुक्की से नहीं बल्कि गोली से जवाब दिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने बात कही थी और अब चीन से लगने वाली सरहद पर सेना के कमांडर इसको लागू कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेना 1.5 महीने से आमने सामने है। 15 जून को चीन ने जो हरकत की उसे युद्ध की कार्रवाई की तरह देखा जा रहा है। वैसे भी 58 साल बाद इस गलवान घाटी में दोनों तरफ के सैनिकों का जानी नुकसान हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना और वायुसेना ने इस इलाके में अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमान कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बुधवार को लेह एयरबेस का दौरा किया था। वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट पर है। चीन के लड़ाकू विमानों की बढ़ी हुई हरकत को देखते हुए वायुसेना प्रमुख ने आश्वस्त किया कि भारतीय वायुसेना चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है। We have taken all the actions that are required, looking at the deployments across and looking at the situation developing, and whatever actions we need to take, those have been taken. Be rest assured. चीन ने मई में जिस धोखेबाजी से युद्धाभ्यास के बहाने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों का जमावड़ा किया और फिर गलवान में घुसपैठ कर हालात को बदलने की कोशिश की, उसके बाद उस पर भरोसे की गुंजाइश अब नहीं बची है। अब चीन के लड़ाकू विमानों ने हरकत तेज कर दी है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारतीय सेना और वायुसेना इस हालात से निपटने के लिए पूरा दमखम रखती है। जहां तक कि एयरफोर्स की कैपेबिलिटी का क्वेश्चन है, देश को भरोसा रहे कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स पूरी कैपेबल है चाइनीज एयरफोर्स को थामने के लिए। तो उसका किसी को फिक्र नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 1993 से यानी 27 साल से भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौते हो रहे हैं। अब तक कुल 5 समझौते हो चुके हैं, लेकिन चीन की ताजा हरकत इन सारे समझौतों का खुला उल्लंघन है। वैसे भी चीन समझौते का पालन केवल दूसरे पक्ष से करने की उम्मीद करता है, लेकिन सेना को मिली खुली छूट के बाद उसे अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय सेना अब उससे कैसे निपटती है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत चीन में तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर जा रहे हैं। रूस ने उन्हें ऐतिहासिक परेड में शामिल होने का न्योता भेजा था। इस परेड में चीन के प्रतिनिधि भी आएंगे, लेकिन चीन से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। पूरी दुनिया जब कोरोना फैलाने के आरोपी चीन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी, तब वो पूर्वी लद्दाख के उस पार चोरी छिपे अपनी फौज का जमावड़ा कर रहा था। भारत के पास अब मौका है अपनी हरकतों से दुनिया में अलग थलग पड़े चीन को सबक सिखाए। 15 जून को गलवान में 20 सैनिकों की शहादत के बाद कूटनीतिक मंच पर चीन को बेनकाब करने का पहला मौका देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को में होने जा रहे 75वें विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रूस ने उन्हें 24 जून को होने वाली इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेने का न्योता दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस परेड में रूस और रूस के मित्र देशों की सैन्य टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों का एक 75 सदस्यीय दल भी रूसी दल के साथ हिस्सा लेगा। इसमें वीरता के लिए विख्यात सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के एक अफसर भी मार्च करते नजर आएंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और 4 युद्ध सम्मान के साथ 2 मिलिट्री क्रॉस समेत वीरता के कई पदक हासिल किए थे। भारत और रूस के अलावा कुछ अन्य देशों की टुकड़ियां भी हिस्सा लेंगी, जिनमें से एक टुकड़ी चीन की भी होगी। राजनाथ सिंह रूस के अलावा कुछ अन्य देशों के मेहमानों से मिलेंगे, लेकिन चीन के किसी भी प्रतिनिधि से वो मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसे समय में जब पूर्वी लद्दाख में चीन ने युद्ध का उकसाव दिया है, तब भारत के रक्षा मंत्री का रूस दौरा कई मायने में अहम है। रूस भारत का पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त है।
इस लिहाज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण को स्वीकार किया और सोमवार को वो रूस रवाना होंगे। वहीं भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने ट्वीट कर लिखा, मैं रक्षा क्षेत्र में साझेदार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूं, जो 24 जून को ग्रेट विक्ट्री डे सैन्य परेड देखने के लिए सोमवार को मॉस्को के लिए रवाना होने वाले हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह रूस में होंगे तो दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 23 जून को वर्चुअल मीटिंग होगी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे और चीन की तरफ से उनके विदेश मंत्री वांग यी। दोनों के बीच 15 जून को हुई हिंसक झड़प को लेकर फोन पर बात हो चुकी है। वैसे आरआईसी की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठते, लेकिन गलवान का मुद्दा उठा तो भारत चीन के साथ दो टूक बात करेगा। इन सब के बीच अमेरिका चीन और भारत के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प पर नजर रख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत से बातचीत हो रही है। It's a very tough situation. We're talking to India. We're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows, and we'll see what happens. We'll try and help them out. दूसरी तरफ भारत चीन तनाव पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान दिया है। पोम्पियो ने कहा कि चीन दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सैनिकों की शहादत पर दुख जताते हुए पोम्पियो ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए चीन एक खतरा बना हुआ है। PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. भारत ने साफ कर दिया है कि वो चीन के साथ सीमा विवाद को आपसी बातचीत से सुलझा लेगा। हालांकि चीन की हिमाकत से साफ हो गया है कि बातचीत उसके लिए महज पैंतरेबाजी है। भारत ने चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को बदलते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। पहले जैसे एग्रीमेंट्स थे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, वो जो बंदिश थी अब उसके लिए वो पूरी छूट उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स ऑन स्पॉट को दे रखा है और सरकार ने कहा है जो भी फौज समझती है जो उसके हित में है वो कदम उठा सकती है। लेकिन कूटनीतिक मंच पर चीन को घेरने का उसके पास अच्छा मौका है। दरअसल अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश कोरोना वायरस संक्रमण के लिए चीन पर बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। ऐसे में भारत ने भी चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। और अब 15 जून की गलवान घटना पर आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो गलवान घाटी का वो सच है जो रात के अंधेरों से अभी तक पूरी तरह रोशनी में आ नहीं पाया है। देखिए, 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी दुस्साहस को खंड खंड करके सरहद की रक्षा का अखंड प्रण कर कैसे भारतीय जवानों ने इसे निभाया है। इस रिपोर्ट में 15 जून की रात की पल पल की पूरी कहानी है, वीरों के अमर बलिदान की कहानी। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। 15 जून की रात को गलवान घाटी में क्या हुआ? कितनी देर चली लड़ाई? कैसे लड़े भारतीय जांबाज? 16वीं बिहार रेजिमेंट के पराक्रम ने कैसे चूर चूर किया चीन का अहंकार? भारतीय जवानों के शौर्य के सामने कैसे सरेंडर कर गई पीएलए? तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। चंद घंटों में भारतीय जवानों ने अपने बलिदान से गलवान घाटी में शौर्य की वो कहानी लिख दी जिसे सदियां दोहराएंगी। LAC पर जो हुआ है उसे 3 टुकड़ों में समझना होगा। शुरुआत चाइना की तरफ से हुई,
जिसके बाद भारत ने पलटवार किया। इतना साफ है कि नुकसान चाइना को ज्यादा हुआ। तनातनी का माहौल था और चीन की फरेबी फितरत को समझते हुए भारत ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। गलवान घाटी पर भारत और चीन के सेनाओं के बीच क्या क्या हुआ उसे लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा है, लेकिन इसके बीच हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं। वहां पर 16वीं बिहार और 3री पंजाब के जवान डटकर खड़े थे, साथ ही थे घातक कमांडोज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये घातक होते हैं अपने दुश्मनों के लिए। चीनी विश्वासघात का किस्सा शुरू होता है एक ऐसी पोस्ट से जिसे चीन ने एलएसी के बेहद करीब बनाया। हालांकि जब अधिकारियों के बीच बातचीत हुई तो चीन ने उस पोस्ट को डिसमेंटल किया, लेकिन फिर उसे दोबारा क्यों बनाया गया? कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ये जानना चाहते थे, लिहाजा चीनी सेना से बात करने के लिए गए। उस वक्त उनके साथ कुछ अफसरों समेत 35 लोगों की टीम थी। कर्नल संतोष बाबू वहां पहुंचे तो उन्हें पहली ही नजर में अंदाजा हो गया कि सारे चीनी सैनिक नए थे, जिनसे उनकी अब तक बातचीत चल रही थी। वो टुकड़ी ये नहीं थी। बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि जिन चाइनीज ऑफिसर्स से हमारी बात चल रही थी वो बदल गए थे। वहां नई डिप्लॉयमेंट थी और ये चाइना की तरफ से किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की इशारा था। बदली हुई टुकड़ी को देखकर कर्नल बाबू का माथा तो ठनका, लेकिन वो शांत थे और उसी शांति के साथ सिर्फ ये जानना चाहते थे कि समझौते के अनुसार हटाई गई पोस्ट दोबारा क्यों बनाई गई। चीनी सैनिकों को पीछे हटना था तो वो हटे क्यों नहीं? चीनी टुकड़ी का इरादा कुछ और ही था। कर्नल बाबू की थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही एक चीनी जवान ने उन्हें पीछे धक्का दिया। भारतीय सैन्य परंपराओं के संस्कार में कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान पिता की तरह किया जाता है। चीनी दुस्साहस ने भारतीय जवानों के सब्र की लकीर को पार कर दिया था। किसी भी यूनिट का जो कमांडिंग अफसर होता है वो उन जवानों के लिए उनके पिता के समान होता है। कर्नल संतोष बाबू एक बहुत ही संयम और शक्ति के संतुलन वाले सिपाही थे। उनकी अपनी यूनिट में जो उनका सम्मान था, जो उनका मान था, उनकी हालत देखकर उनके जवानों से रहा नहीं गया। वो आक्रोश से भर गए। 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मार मार के चीनी सैनिकों को अधमरा कर दिया। बिना गोली चलाए पोस्ट समेत जितने भी चीनी चिन्ह मौजूद थे वो तहस नहस कर दिए गए। ये लड़ाई पूरे 30 मिनट तक चली। कर्नल संतोष बाबू निर्भीक और निडर थे, लेकिन चीन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भारतीय पोस्ट से और जवानों को भेजने का मैसेज भेज दिया। भारतीय जांबाजों ने यह तय किया कि चीन के अनुशासनहीन सैनिकों को पकड़कर उनके सीनियर ऑफिसर्स को सौंप देंगे, लेकिन कई और चीनी सैनिक रिज पर पहले से ही दो तरफा घात लगाए बैठे थे। उन्होंने भारतीय दल पर ऊंचाई से पत्थरों की बरसात की। दूसरे चरण की यह लड़ाई 45 मिनट चली। कई छोटे छोटे फ्रंट खुल चुके थे, जिनमें दोनों तरफ से कुल 300 लोग आपस में भिड़े थे। चीनियों ने यहां डंडों और कील लगी रॉड्स जैसे असभ्य हथियारों का इस्तेमाल किया। नीचे बहती गलवान नदी थी, दोनों तरफ के सैनिक उसमें गिरते चले गए। इसी मुठभेड़ में कर्नल संतोष बाबू के सर पर भी एक पत्थर लगा। कर्नल संतोष बाबू समेत अपने कई साथियों के बलिदान ने भारतीय जवानों के आक्रोश की हद पार कर दी। 11 बजे के बाद लड़ाई का तीसरा चरण शुरू हुआ। 16वीं बिहार के साथ 3री पंजाब और इनके घातक कमांडोज आ मिले। यहां से जो हुआ वो चीनी शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 16 चीनी जवानों का शव उसी वक्त चीनी अफसरों को सौंपा गया था। कई गलवान नदी में बह चुके थे, कई इतने बुरी तरह घायल थे जिनकी बाद में मौत हुई। हालांकि चीन अपनी पिटाई को दुनिया से छुपाना चाहता है। तीसरी लड़ाई के बाद दोनों तरफ की सेनाओं ने अपने अपने घायल जवानों की अदला बदली करी। बचे हुए सैनिकों को तुरंत लौटाने की सहमति बनाई गई, जो लौटा भी दिए गए। लेकिन 15 जून की रात जो हुआ वो चीन कभी भुला नहीं पाएगा। उसे याद आएंगे वो उद्घोष जिन्होंने चीनी सेना से होश छीन लिए थे। याद आएंगे भारतीय जांबाजों के वो बाहुबल जिनमें चीनी सैनिकों ने छटपटाते हुए दम तोड़ा था।
दिल्ली में शिव अरूर के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। एक और एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने आज एक आर्टिकल को साझा करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सुरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने सरेंडर शब्द नहीं लिखा, लेकिन उनका निशाना सटीक जगह पर लगा। बीजेपी ने राहुल के बयान पर किया है पलटवार और कहा है कि जब चीन का संकट है तो कांग्रेस कर रही है राजनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये वो ट्वीट है जिस पर हंगामा मच गया है। प्रधानमंत्री की चीन नीति पर लिखे गए आर्टिकल को साझा करते हुए राहुल ने लिखा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में हैं सुरेंद्र मोदी। लेकिन ये कोई भी समझ सकता है कि स्पेलिंग में इस तिकड़म से उन्होंने दरअसल चोट कहां की है, कैसे की है। बीजेपी भी मतलब समझकर आग बबूला हो गई। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा कोई दुश्मन देश का नेता भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकता है। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी पहले से हमलावर रहे हैं, लेकिन 15 जून को हुई गलवान की घटना के बाद से राहुल को मानो बड़ा मौका मिल गया है। चीन के मसले पर विपक्ष का साथ लेने के लिए 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में प्रधानमंत्री के बयान का एक हिस्सा ऐसा था जिसे विपक्ष ले उड़ा। पहले सुनिए प्रधानमंत्री की वो कौन सी टिप्पणी है जिस पर हुए हंगामे पर पीएमओ तक को सफाई देनी पड़ी है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस बयान पर मचे हंगामे पर शनिवार को पीएमओ ने बयान जारी कर कहा था कि पीएम के बयान का गैर जरूरी मतलब निकाला जा रहा है। पीएमओ के मुताबिक पीएम की टिप्पणी 15 जून की गलवान घाटी को लेकर थी। बयान के मुताबिक पीएम का कहना था कि भारतीय इलाके में चीनी नहीं है क्योंकि सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। बयान के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में कहा गया कि एलएसी पर बड़ी संख्या में चीनी थे, लेकिन उन्हें जवाब मिला। पीएमओ के बयान में यह भी स्पष्टीकरण दिया गया कि भारतीय इलाका क्या है, यह भारत के नक्शे से स्पष्ट है। गलवान को अपना बताने के चीन के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पलटवार किया था, लेकिन कांग्रेस की दलील है कि सरकार सच सामने नहीं रख रही है। प्रधानमंत्री जी और जो पीएमओ है वो अपने बयान दे रहे हैं, और जो हमारी जो रक्षा मंत्रालय है और जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो अपना बयान दे रहे हैं। असलियत तो ये है कि कर्नल संतोष बाबू की जान चली गई। असलियत तो ये है कि 19 जवानों की जान चली गई। कांग्रेस तो कांग्रेस, हमलावर तेवर शिवसेना जैसे दूसरे विपक्षी दलों के भी हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में लिखा कि हमारे सारे पड़ोसी चीन की ओर झुक रहे हैं। चीन की हेकड़ी भारत की विदेश नीति की कमजोरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाला चुनाव हार जाएंगे। मोदी के साथ फिर कौन होगा? चीन के हमले ने बाहुबली राजनीति की हवा निकाल दी है। विपक्ष का ऐसा हमला बीजेपी को चुभ रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि संवेदनशील मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये संवेदनशील विषय है। पूरा राष्ट्र अगर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और स्वयं राहुल गांधी जी कह रहे कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये क्या केवल बोलने की समर्थन की भूमिका है? वाकई में वो सेंध लगाने का जैसे तरीका होता है, उस पद्धति से गलत पद्धति की बयानबाजी कर रहे हैं। चीन के मसले पर गंभीरता बरती जानी चाहिए, ये पक्ष विपक्ष हर कोई कह रहा है, लेकिन वास्तव में एलएसी पर जितनी तनातनी है उतना ही सियासत का पारा चढ़ रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख, दिल्ली से अशोक सिंघल और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। इस देश में आज लगा सूर्य ग्रहण तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत पर जो ग्रहण लगा हुआ है वो कब खत्म होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। आगे बढ़ते हुए खबरदार में आज की एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। 4 से 5 आतंकवादियों के दिल्ली की ओर आने का खुफिया अलर्ट मिला है। अलर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर से चले आतंकी दिल्ली में घुसने की फिराक में हैं।
जिसके बाद दिल्ली के गेस्ट हाउस, होटल और बस, रेलवे स्टेशन अलर्ट पर हैं। कश्मीर नंबर के वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के इलाकों में खास तौर पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर से 4 से 5 आतंकवादी ट्रक में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले हुए हैं। बड़ी साजिश को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली में घुसने की सूचना के बाद दिल्ली के सभी जिला डीसीपी, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और अन्य यूनिट को अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में बताया है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद कुछ आतंकी तकरीबन 4 से 5 की संख्या में जो है वो ट्रक के रास्ते जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने की फिराक में और यहाँ बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, जिसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और तमाम जो गाड़ियां हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की गई है। जिस तरह से अलर्ट में बताया गया है कि जो 4-5 आतंकी हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर से ट्रक के रास्ते फल फ्रूट वो दिल्ली के आजादपुर मंडी आता है, तो लिहाजा उसमें छिपकर आ सकते हैं। उसके बाद से ये अलर्ट जारी किया गया है और खासकर जो दिल्ली का बॉर्डर का इलाका है वहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड है, स्पेशल सेल, वो भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए है। कैमरामैन सत्या के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो सुरक्षा एजेंसियां चौकस है राजधानी दिल्ली में। उधर कोरोना संक्रमण के बीच आज स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आज विश्व योग दिवस में पूरी दुनिया ने योग की साधना की ताकि बीमारियों को दूर रखा जा सके। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को योग के जरिए स्वस्थ रहने के मंत्र दिए। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक खुद को स्वस्थ रखने की इस प्रक्रिया का हिस्सा बड़ी संख्या में लोग बने। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पीएम मोदी ने दुनिया को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सके। मोदी के अलावा देश के बड़े बड़े नेताओं ने योग साधना कर दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और गिरिराज सिंह समेत कई मंत्रियों ने आज दिन की शुरुआत योग के साथ की। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने सुबह पतंजलि योग पीठ में योग की दीक्षा दी, जिसमें मुस्लिम बच्चे भी परिजनों के साथ योग करते नजर आए। वहीं आर्मी के जवानों ने भी पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक योगाभ्यास किया। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने बर्फीली सतह पर योग किया। खारदुंगला में 18,000 फुट की ऊंचाई पर जवान योग करते नजर आए। वहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भी जवानों ने योग का संदेश पूरी दुनिया को दिया। इसके अलावा राजस्थान की सीमा पर भी जवान योग के जरिए शांति और स्वस्थ रहने का संदेश देते देखे गए। दुनिया भर में योग के अलग अलग रंग देखने को मिले। अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, हर जगह कई लोगों ने योगाभ्यास अपने अपने अंदाज में किया। जब दुनिया बीमारी से जंग लड़ रही है, ऐसे वक्त में योग का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। रोज नए इलाकों में कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है, जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो रहे हैं। हालातों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल रहे।
दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है, जहां हालात बेकाबू होते ही जा रहे हैं। होम क्वारंटीन को लेकर चल रहा दिल्ली सरकार और एलजी के बीच घमासान तो अब खत्म हो चुका है। एलजी ने होम क्वारंटीन खत्म करने के फैसले को हटा दिया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी होम क्वारंटीन को लेकर अब नए नियम बनाए हैं, जिसमें दिल्ली में कोरोना होने पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिसे होम क्वारंटीन किया गया है उसके घर में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए। वहीं टॉयलेट निजी होना चाहिए ताकि परिवार के लोग सुरक्षित रहें और इलाके में क्लस्टर के हालात न पैदा हों। अगर शख्स को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है और उसके घर में पर्याप्त सुविधा भी है, लेकिन वो कोविड सेंटर या पेड आइसोलेशन सेंटर में रहना चाहता है, तो उसके पास विकल्प रहेगा। घर में क्वारंटीन शख्स को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा और स्वास्थ्य सेवा देने वालों से लगातार संपर्क में रहना होगा, ताकि होम क्वारंटीन शख्स की सेहत में सुधार नहीं हो तो उसे कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। इस बीच कोरोना की जंग लड़ रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार देखने को मिला है। सत्येंद्र जैन का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है, जिन्हें अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली की हालत कुछ खास ठीक नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3630 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में आई सबसे बड़ी संख्या है। वहीं 77 लोगों ने 24 घंटे में दम तोड़ा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर 7725 लोग ठीक भी हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के मामले 56,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 2112 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 31,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। दिल्ली में टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, जिसके साथ ही दिल्ली में 3.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। वहीं 12,000 से ज्यादा मरीज होम क्वारंटीन हैं। दिल्ली के मांडोली जेल में एक कैदी की कोरोना से मौत हो गई। वहीं दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में 11 गलियों को सील किया गया है, जिसमें 10 गलियों में 17 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। यहाँ से लगातार कोरोना के मरीज वो सामने आता रहे। उसके बाद से ये जो तमाम गलियां हैं, हमको दिखाना चाहूंगा, ये जो पूरा इलाका है, उस पूरे इलाके में जितनी ये गलियां हैं, इन गलियों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बहरहाल राजधानी में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जहां कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पंकज जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। में सुरक्षा बलों ने ठान लिया है कि वो आतंक के वायरस को खत्म करके ही मानेंगे। आज भी श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तीनों आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। आतंकवादियों की ओर से जमकर गोलाबारी हुई, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने आखिरकार तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। श्रीनगर के जदीबल इलाके में बारूद की गंध घुली हुई है। गोलियों की आवाज घाटी के सन्नाटे को चीर रही है। ये गोलियों की गूंज जब खत्म हुई तो 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका था। जी हां, कश्मीर घाटी में आतंकियों पर कहर बनकर बरस रहे हैं हमारे सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों ने ठान लिया है कि कश्मीर घाटी को आतंकी गोली से लहूलुहान करने का इरादा रखने वाले आतंकियों को मौत के घाट उतारना ही है। तभी तो शायद ही कोई ऐसा दिन बीते जब सुरक्षा बल घाटी में आतंकियों का काम तमाम न करें। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि 3 आतंकी श्रीनगर के जदीबल इलाके में एक मकान में छिपे हुए हैं। श्रीनगर शहर में पूरी तरह से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों का कहना है कि किसी तरह का कोलेटरल डैमेज रोकने के लिए या किसी तरह का नुकसान रोकने के लिए आम जनता को ये उपाय किए जा रहे हैं। सभी रास्ते जो श्रीनगर शहर में डाउनटाउन की ओर जाते हैं उनको सील कर दिया गया है। आवाजाही पर रोक है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, रास्ते रोक दिए गए थे, इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह से आतंकियों को कोई मदद न मिल सके। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कश्मीर घाटी में इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सिर्फ जून के महीने में अब तक 35 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 19 जून को ही 2 एनकाउंटर में 8 आतंकियों का काम तमाम हुआ। 20 जून को भी कुलगाम में एक आतंकी को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का संदेश साफ है,
घाटी की खूबसूरत फिजाओं में आतंकी साजिश रचने वाले हर शख्स का वही अंजाम होगा जो इन आतंकियों का हुआ। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। योगा दिवस पर देश के तमाम नेताओं में भी योग का क्रेज दिखा। कई नेताओं ने सुबह सुबह अपने घर पर योग किया। सियासी बयानबाजी और तिकड़मों से दूर ये नेता फिटनेस पर आज जोर देते दिखे। सारी सियासी बयानबाजी, विरोधियों पर वार पलटवार, ये सब बाकी दिनों के लिए था, लेकिन रविवार की सुबह सियासी शख्सियतों के लिए मानो पहला और इकलौता राजधर्म था, और वो था फिटनेस। तभी तो देश भर में कई नेता, केंद्रीय मंत्री और सांसद योग करते दिखे और साथ में लोगों को नसीहत देते भी कि अगर आगे बढ़ना है, फिट रहना है, तो योग का दामन थामना ही पड़ेगा। सुबह सुबह खुद पीएम ने संदेश दिया कि बीमारी से लड़ने से लेकर एकता तक में योग की बड़ी भूमिका है। इसके बाद तमाम नेता योग करते दिखे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले अपने लॉन में योग किया, तमाम योग मुद्राओं का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने घर में खास किस्म के आसन पर योगासन किए। बीजेपी के और भी दिग्गज नेता योग करते दिखे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने योग किया तो इसमें सर्वधर्म समभाव की झलक भी दिखी। अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ एक साथ योग करते दिखे। योग के जरिए एकता का पीएम का संदेश यहाँ जमीन पर उतरता दिखा। एक भारत का ऐसा गिफ्ट हैम्पर है जो पूरी दुनिया में शांति, पूरे दुनिया के लोगों की शांति और सेहत को जो है की गारंटी बनता है। योगा एक ऐसा गोल्डन की है, एक ऐसी गोल्डन की है जो कि सेहत के खजाने तक पहुंचती है, और इसलिए जो है वो आप देख रहे हैं कि समाज के सभी लोग योगा को पूरी तरह से मान भी रहे हैं, योगा को जो है अपना करके, और पूरी दुनिया आज जो है वो सेहत के लिए, शांति के लिए, क्योंकि आज तो सबसे ज्यादा जरूरत है सेहत के साथ साथ शांति की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पूरे परिवार के साथ, पूरे मनोयोग के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री शाहनवाज ने योग करते करते लोगों को भी संदेश दिया कि फिटनेस के लिए योग करना जरूरी है। फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी योग करते दिखे। बाद में उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में योग हमें बचा सकता है। ये योग पुरातन काल से था और आज भी कोरोना के युग में जब पूरा देश महामारी से परेशान है तो दुनिया के कई देशों में मैंने देखा पर ब्रह्म ओंकार की ध्वनि निकाल के कोरोना से मुक्ति, प्राणायाम से कोरोना से मुक्ति, योग से कोरोना से मुक्ति। अब तो मैं यही कहता हूं, करो योग, रहो निरोग, भगाओ कोरोना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपने घर पर अनुलोम विलोम करते दिखे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल योग करने के लिए घर से निकले और पुराना किले के सामने लोगों के साथ योग किया। भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में हुए एक आयोजन में योग किया। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने भी गोवा स्थित अपने घर पर परिवार वालों के साथ योग किया। तनाव और मुश्किल हालात में जूझने में योग बड़ी भूमिका निभा सकता है। सियासी शख्सियतों की योग की ये तस्वीरें भी आपको जरूर प्रेरित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको बताते चले कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इस वक्त देश का मौजूदा आंकड़ा 4,10,000 को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में आप अपना बहुत ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें।